वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का सुबह 7 बजे चाय की चुस्कियों के साथ इस 20 मिनट शो में। जैसा कि आप सभी को पता है कि मंडे टू सैटरडे मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित होता हूं सुबह 7 बजे, और इस 20 मिनट शो में 4 सवालों के साथ आपको 40 बातें बताता हूं। 40 ऐसी बातें जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, रेलिवेंट हैं, ज़रूरी हैं, और इससे आपकी प्रैक्टिस होती है। एक सवाल की व्याख्या करते समय मैं लगभग आपको 10 ऐसे फैक्ट बताता हूं जो जरूरी होते हैं। साथ साथ कुछ कॉन्सेप्ट भी क्लियर करता हूं जो आपने थ्योरी क्लासेस के दौरान पढ़े हैं लेकिन रिवीजन के अभाव में भूल गए हैं। आई होप आप सभी इस सेशन को एंजॉय करते होंगे। अगर अच्छा लगता है तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखा करिए और अपने दोस्तों के मध्य शेयर भी किया करिए। मेरे भाई, मैंने आपसे 60 से 70 मिनट मांगे हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं मांग लिया है? हाँ। पॉलिटी तैयार करने के लिए जो आपका एग्ज़ाम है दिसंबर में, पीसीएस का यदि एग्ज़ाम है आपका, या आरओ का, चाहे आरओ प्री हो, चाहे आरओ मेंस हो, ठीक है, चाहे बीईओ हो, चाहे आपका एमपीपीसीएस हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे किसी भी ऐसे स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, स्टेट सिविल सर्विसेज का, जहां पॉलिटी के सवाल पूछे जाते हैं, इसके लिए आपसे मैं 60 से 70 मिनट मांग रहा हूं। सुबह 7 AM पे 20 मिनट शो है जिसको अभी आप देख रहे हैं। इसको आप 24 घंटे में कभी भी देखिए, लेकिन जरूर देखिए। प्लस शाम को 8 PM पे आता है लक्ष्मीकांत सीरीज, जिसमें पूरी की पूरी पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, थ्योरी। इसको भी जरूर देखना है। ये दोनों देखना है। और इन दोनों 40-50 मिनट का लगभग ये होता है और 20 मिनट का ये होता है। कुल मिला के अगर देखा जाए तो 60-70 मिनट में आप पूरी की पूरी पॉलिटी तैयार कर लेंगे, और विद इन 2.5-3 मंथ, यानी 2.5-3 महीने के अंदर। क्लियर बात? तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथनों पर क्या विचार कीजिए। पहला, इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज ए यूनियन ऑफ स्टेट। भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, ठीक है। दूसरा, अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास है, यानी रेसिडरी पावर राज्यों के पास है। संघवाद मूल संरचना का भाग है, यानी फेडरलिज्म इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज ए यूनियन ऑफ स्टेट। भारत को राज्यों का एक संघ कहा गया है। जो पहला स्टेटमेंट आपका लिखा है कि भारत को यूनियन ऑफ स्टेट, जबकि देखा जाए तो भारत एक फेडरल कंट्री है, लेकिन भारत को यूनियन ऑफ स्टेट क्यों कहा गया है? भारत को यूनियन ऑफ स्टेट आर्टिकल 1 में कहा गया है। आर्टिकल 1 का यदि आप फर्स्ट क्लॉज पढ़ेंगे तो आर्टिकल 1 का पहला क्लॉज कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। भारत राज्यों का एक संघ होगा। फेडरेशन ऑफ स्टेट का प्रयोग न करके यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग किया गया। क्यों? 3 कारण। पहला कारण, भारत किसी समझौते का परिणाम नहीं है। इंडिया इज नॉट रिजल्ट ऑफ एनी एग्रीमेंट, ठीक है, इसलिए यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग किया गया। दूसरा कारण, भारत के राज्य अलग नहीं हो सकते। स्टेट हैव नॉट राइट टू सेपरेट फ्रॉम यूनियन। राज्य अलग नहीं हो सकते, दूसरा कारण। तीसरा कारण, भारत देश में केंद्र राज्य दोनों है, लेकिन सेंटर स्ट्रांग है, केंद्र आपका क्या है? मजबूत है। इन्हीं 3 बातों को, इसी राज पद्धति को दिखाने के लिए आर्टिकल 1 में भारत के लिए यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग किया गया। तो ये सही लिखा है। रेसिडरी पावर्स, यानी ऐसी शक्तियां जो किसी लिस्ट में नहीं दी गई हैं। भारत देश में एक लिस्ट है, यूनियन लिस्ट आपकी, संघ सूची, एक स्टेट लिस्ट, एक कंकरेंट लिस्ट। ऐसी बातें जो न तो संघ सूची में है, न राज्य सूची में है, न समवर्ती सूची में है, उन्हें हम अवशिष्ट विषय कहते हैं, यानी रेसिडरी सब्जेक्ट कहते हैं। और अनुच्छेद 248 के तहत अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति संसद को है। आर्टिकल 248 के तहत, अनुच्छेद 248 के तहत अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति संसद को है भारत में। अगर यही बात अमेरिका के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो अमेरिका में कानून बनाने की शक्ति अवशिष्ट विषयों पर राज्य को है, लेकिन भारत देश में संसद को है। तो ये पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि अवशिष्ट शक्तियां राज्य के पास है, ये गलत हो जाएगा। फेडरलिज्म इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। फेडरलिज्म यानी केंद्र और राज्य दोनों। फेडरलिज्म यानी केंद्र और राज्य में शक्तियों का बंटवारा। फेडरलिज्म यानी कि संघवाद। क्या संघवाद मूल ढांचा है? जी हाँ। कैसे क्लियर हुआ? बेसिक स्ट्रक्चर क्या कहीं लिखा रहता है? नहीं। आपने केशवानंद भारती केस में एक सिद्धांत पढ़ा होगा, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब है मूल ढांचे सिद्धांत। हम मूल ढांचे सिद्धांत ये कहता है कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे के साथ छेड़छाड़
मूल ढांचे के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। अब मूल ढांचा क्या है ये कौन बताएगा? ये समय समय पर पार्लियामेंट बताती है, ओह माफ करना भाई, समय समय पर सुप्रीम कोर्ट बताता है। संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है लेकिन मूल ढांचे के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी वायलेटेड, और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ये टाइम टू टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ही बताएगा। जैसे फेडरलिज्म, फेडरलिज्म संविधान का मूल ढांचा है, ये कौन से केस में क्लियर हो गया? एसआर बम्बई केस में। एसआर बम्बई केस में ये बात क्लियर हो गई कि फेडरलिज्म इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संघवाद संविधान का मूल ढांचा है। तो फर्स्ट एंड थर्ड आपका इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसमें आपको कितनी बातें मैंने बताई, जितनी बातें मैंने बताई सब सवाल है। जितनी भी बातें मैंने आपको बताई सब सवालों के रूप में आती हैं, चाहे वो स्टेटमेंट में आए चाहे वो वन लाइनर में आए। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखा करिए, इसलिए व्याख्या ध्यान से सुना करिए। अगर आप यादों में हैं, किसी की याद आ रही हो तो यादों को थोड़ी देर के लिए 20 मिनट के लिए शांत रखिए। जरूरी नहीं है 20 मिनट में अगर यादों को शांत नहीं रखेंगे तो ब्लॉक हो जाएंगे। ऐसी संभावनाएं थोड़ी है कि आप 20 मिनट में ब्लॉक हो जाएंगे। लेकिन यादों को शांत रखिए और ध्यान से इसको सुनिए, ठीक है? तो फर्स्ट एंड थर्ड आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं। अगला आपका कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑर्डिनेंस हैज द सेम फोर्स एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। नहीं 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 नहीं, ये तो आपका कल शायद हुआ था ना। कल यही सवाल मैंने कराए थे जहां तक मुझे याद है ना। हाँ, कल यही सवाल आपके हुए थे। आज सवाल आपको दूसरे कराने हैं, कुछ अन्य सवालों पर आज चर्चा करनी है। कल जो सवाल हुए थे उन सवालों पर बात न करके कुछ दूसरे सवालों पर आज बातचीत करनी है। तो चलिए, एक सवाल आपका रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। एक सवाल कल वाला ही एक सवाल रिपीट हो गया, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, लेकिन इसके बाद जो सवाल हैं वो आपके नए हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो लिखा हुआ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक सवाल आपका रिपीट हुआ है लेकिन अब नहीं रिपीट होगा, वो मैंने ध्यान नहीं दिया था, कल वाला ही पीपीटी शुरू कर दिया था। तो इंडियन सेक्युलरिज्म इम्प्लाइज इक्वल रिस्पेक्ट ऑफ ऑल रिलीजन। भारतीय धर्मनिरपेक्षता सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान दर्शाती है, ठीक है। तो इंडियन सेक्युलरिज्म, भारतीय धर्मनिरपेक्षता सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान दर्शाती है, पहला स्टेटमेंट आपका लिखा है। दूसरा लिखा हुआ है वर्ड सेकुलर वॉज पार्ट ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, यानी धर्मनिरपेक्ष शब्द मूल संविधान का हिस्सा है, ठीक है। तो देखो, धर्मनिरपेक्षता, इंडियन सेकुलरिज्म का क्या मतलब है? इंडियन सेकुलरिज्म का मतलब भारत का कोई अपना विशेष धर्म नहीं होगा, भारत का अपना कोई विशेष धर्म नहीं होगा, भारत किसी एक धर्म को प्रायोरिटी नहीं देगा, एक धर्म को प्रिविलेज नहीं देगा, ठीक है। सभी को धार्मिक स्वतंत्रता होगी, सर्वधर्म समभावा की भावना होगी। तो सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान, ठीक लिखा है। सेकुलर वॉज पार्ट ऑफ ओरिजिनल, नहीं, सेकुलर ऐसा नहीं है कि भारत का संविधान सेकुलर नहीं था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन भी सेकुलर था। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में भी सेकुलरिज्म स्थापित करने वाले प्रावधान थे, लेकिन सेकुलर वर्ड ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। सेकुलर वर्ड कब जोड़ा गया? सेकुलर वर्ड 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, यानी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ये सेकुलर वर्ड जोड़ा गया। कहाँ जोड़ा गया मेरे भाई? ये प्रियम्बल में जोड़ा गया, यानी प्रस्तावना में आपका ये सेकुलर वर्ड जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, SSI, सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी। सेकुलरिज्म इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, जी हाँ। एसआर बम्बई केस इसके लिए भी है। एसआर बम्बई केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंथ निरपेक्षता भी संविधान के मूल ढांचे का भाग है, यानी सेकुलरिज्म इज आल्सो पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ये टाइम टू टाइम पे सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है कि व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर एंड व्हाट इज नॉट बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो पहला आपका सही है, तीसरा स्टेटमेंट भी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फर्स्ट एंड थर्ड आपका राइट हो जाएगा इसमें, और पूछ कौन सा सत्य ये बताना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सीईसी रिमूवल इज सिमिलर टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ जजेस, सीएजी कैन बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट, इलेक्शन कमिश्नर्स एंजॉय सेम रिमूवल प्रोटेक्शन एज ए सीईसी। तो देखो, ऐसा सवाल आपका कभी नहीं गलत होगा। एक छोटी सी बात समझिए, कौन कौन है भारत देश में जिसे संसद के द्वारा हटाया जाता है? तो एक प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को संसद में कुल के 2/3 बहुमत से पारित करके महाभियोग के थ्रू हटाया जाता है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को
सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, राज्य निर्वाचन आयुक्त को, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, राज्य निर्वाचन आयुक्त, इन सबको संसद में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके महाभियोग जैसी प्रक्रिया से ही हटाया जाता है। बस ये है कि राष्ट्रपति में जिस बहुमत का इस्तेमाल होता है उनका इसमें नहीं होता। इनके लिए चाहिए उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत, और ये संख्या कुल के आधे से एक अधिक से कम नहीं होनी चाहिए, है ना। इसे 368 वाला विदेश विशेष बहुमत कहते हैं। तो इनमें इसमें पहला स्टेटमेंट लिखा है कि सीईसी को वैसे ही हटाया जाएगा जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को। जी हाँ, सीईसी और सीएजी को वैसे ही हटाया जाता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, सीईसी कौन है जान रहे हैं ना। हमारे भारत देश में इलेक्शन कमीशन मल्टी मेंबर बॉडी है जो कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो अन्य आयुक्त से मिलकर बनता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन सीईसी को ऐसे ही हटाया जाता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को। लेकिन जो अदर हैं, यानी जो अन्य आयुक्त हैं, उनको राष्ट्रपति द्वारा सीईसी की सलाह पर हटाया जाएगा। जो अन्य आयुक्त हैं उनको राष्ट्रपति द्वारा सीईसी की सलाह पर, यानी राष्ट्रपति द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर हटाया जाएगा। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, सही है। सीएजी को डायरेक्ट राष्ट्रपति हटा सकता है, ये गलत है भाई। सीएजी को केवल राष्ट्रपति नहीं, सीएजी को भी हटाने के लिए संसद में पारित होना है, अकेले राष्ट्रपति नहीं हटा सकता। हालांकि हटाएगा, इनको भी राष्ट्रपति के ऑर्डर से हटेंगे, राष्ट्रपति के ऑर्डर से ये भी हटेंगे, लेकिन जब संसद में प्रस्ताव पारित हो जाए तभी हटेंगे। तो पहला और तीसरा आपका इसमें क्या हो जाएगा, राइट स्टेटमेंट हो जाएगा, यानी पहला और तीसरा इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर आते हैं। चलिए, लिखा हुआ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्टिकल 20 केवल नागरिकों पर लागू होता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी एग्जिस्ट इन इंडिया, भारत में दोहरी दंड से संरक्षण है। इट कवर्स सिविल प्रोसीडिंग ऑल्सो, यह दीवानी कार्रवाइयों पर भी लागू होता है। आर्टिकल 20 से रिलेटेड सवाल है। आर्टिकल 20 से रिलेटेड सवाल है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 20 से रिलेटेड सवाल है, तो आर्टिकल 20 में 3 क्लोजेज आप पढ़ते हैं। आर्टिकल 20 जो कि भारत देश में कानून के राज को स्थापित करेगा, रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करने का काम आर्टिकल 20 भी करेगा। आर्टिकल 20 कहता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेज, यानी अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। क्या कह रहा है भाई, अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेज। ठीक है, यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि ट्रायल के दौरान एज ए फंडामेंटल राइट आपको कुछ प्रोटेक्शन मिला है, यानी जब व्यक्ति का अपराध सिद्ध हो रहा हो उस प्रक्रिया के दौरान कुछ प्रोटेक्शन मिला है। क्या प्रोटेक्शन मिला है, सबसे पहली बात तो आपको तब तक नहीं दंडित किया जाएगा जब तक किसी कानून के तहत आपके द्वारा किया गया कार्य अपराध ना हो, यानी क्राइम होगा तभी पनिश किया जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि यह कानून के राज को स्थापित करता है। दूसरी बात, क्रिमिनल के मामलों में सबसे पहला आपका क्लॉज 20 का यही कहता है, क्रिमिनल के मामलों में आपको तभी पनिश किया जाएगा, माफ कीजिएगा, क्रिमिनल के मामलों में जिस समय आपने क्राइम किया उसी समय के लॉ के तहत पनिश किया जाएगा। जैसे आज आपने क्राइम किया, आज लिखा हुआ है कि 5 साल की सजा, और बाद में 10 साल हो गई सजा। जब जजमेंट सुनाया जाएगा तो 10 साल थोड़ी सुनाया जाएगा, वो 5 साल सुनाया जाएगा। यानी जिस समय आपने अपराध किया है उसी समय के लॉ के तहत पनिश किया जाएगा। दूसरा है नो डबल ड्यू पार्टी। नो डबल ड्यू पार्टी का मतलब होता है कि एक ही अपराध के लिए आपको बार बार दंडित नहीं किया जाएगा, एक ही क्राइम के लिए आपको बार बार पनिश नहीं किया जाएगा, आपको आप ही के खिलाफ एज ए साक्ष्य इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ये तीसरा क्लॉज है। तो इसमें लिखा है कि अनुच्छेद 20 केवल नागरिकों पर, नहीं भाई ऐसा नहीं है, अनुच्छेद 20 विदेशियों पर भी लागू होता है। 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल नागरिकों के लिए है। ठीक है, ये सही है। भारत में दोहरे दंड से संरक्षण है, ये भी सही है, आर्टिकल 20 का सेकंड क्लॉज। यह दीवानी कार्यवाहियों पर भी लागू होता है, नहीं, क्रिमिनल मामलों पर लागू होता है, न कि दीवानी कार्यवाहियों पर लागू होता है। और इसमें आपको कह रहा है कि कौन सा सही है, तो फर्स्ट एंड सेकंड आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, राइट स्टेटमेंट आपको बताना है, तो फर्स्ट एंड सेकंड आपका राइट स्टेटमेंट होगा, यानी फर्स्ट एंड सेकंड ही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपका।
देखो ये तो हो गया है, प्रियम्बल से हो गया है, तो 3 सवाल हो गए। एक सवाल आपको क्या है, एक सवाल आपको अभी और कराना है, ठीक है। तो क्योंकि आज देखो पीपीटी का लेकर कुछ दिक्कत हो गई थी, तो ये सब कुछ सवाल जो पहले हो चुके हैं वो नहीं कराएंगे भाई। जो सवाल नहीं हुए हैं उन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे, है ना। एक सवाल पुराना रिपीटेड था तो आप लोग कहेंगे सर आपने 4 सवाल पूरा नहीं किया, ठीक है। तो 4 सवाल पूरा नहीं किया तो इसलिए 4 सवाल कराना आपके लिए क्या है, जरूरी है। चलिए ये सवाल को करिए। एक सवाल और, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्टिकल 19 इज सस्पेंडेड ओनली ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। अनुच्छेद 19 केवल राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित होता है, ठीक। दूसरा लिखा हुआ है कि 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी। 20 और 21 आपातकाल में भी निलंबित नहीं किए जा सकते। वित्तीय आपातकाल में मौलिक अधिकार सस्पेंड हो सकते हैं। तो पहली बात तो ये ध्यान रखिए कि आपातकाल के दौरान क्या मौलिक अधिकारों का निलंबन हो सकता है। तो आपातकाल के दौरान फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन हो सकता है, मौलिक अधिकारों का निलंबन हो सकता है। 359 ये कहता है कि 20 और 21 को छोड़कर बाकी मौलिक अधिकार सस्पेंड हो सकते हैं राष्ट्रपति के आदेश से। 359 में ये लिखा है। 358 में ये लिखा है कि आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, लेकिन बाह्य आपातकाल के केस में। तो जैसे यहाँ पर लिखा है कि आर्टिकल 19 सस्पेंडेड ओनली ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक है, लेकिन हाँ ये भी ध्यान रखना, आर्टिकल 19 आंतरिक आपातकाल के केस में निलंबित नहीं होता है। आंतरिक आपात आर्टिकल 19 सिर्फ बाह्य आपातकाल के केस में सस्पेंड होता है, यानी बाह्य आपातकाल यानी युद्ध और बाह्य विद्रोह के आधार पर जब आपातकाल लगा हो, वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के आधार पर जब आपातकाल लगा हो तभी सस्पेंड होता है। 20 एंड 21 आपका कभी सस्पेंड नहीं होगा, चाहे जो हो जाए। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 44वें संविधान संशोधन द्वारा यह स्पष्ट हो गया कि 20 और 21 आपका निलंबित नहीं होगा, 20 एंड 21 आपका सस्पेंड नहीं होगा, ठीक है। तो ये सही लिखा हुआ है ना, ये भी सही लिखा हुआ है। वित्तीय आपातकाल से मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं, नहीं। फाइनेंशियल इमरजेंसी और राष्ट्रपति शासन, फाइनेंशियल इमरजेंसी और राष्ट्रपति शासन का मौलिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मौलिक अधिकारों का जो ये निलंबन है ये कहाँ से लिया गया है, ये जर्मनी के वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान मौलिक अधिकार सस्पेंड होते हैं। मौलिक अधिकार सस्पेंड होते हैं इसका मतलब समझते हैं, मौलिक अधिकार सस्पेंड होते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि कानून की किताब से फाड़ के फेंक दिए जाते हैं। मौलिक अधिकार सस्पेंड होने का मतलब ये है कि जिस समय सस्पेंड है उस समय रेमेडी नहीं मिलेगी, यानी जिस समय सस्पेंड है उस समय उपचार नहीं मिलेगा। चलिए, तो आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा, जरूर बताइएगा। और यदि आप स्टडी IQ को किसी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो आप एक कोड लगा सकते हैं VL लाइव। ये कोड मेरा अपना कोड है, विपुल लव लाइव। हालांकि आप हर फैकल्टी का कोड लगा सकते हैं, लेकिन जहाँ जिसका लगाइए, आप मेरा लगाइए, किसी का लगाइए, लेकिन हाँ आप लगाते हैं तो एक तरीके का प्रेम आपका जाहिर होता है। और कोर्स मतलब पूरी तैयारी करने के लिए हमारे साथ जुड़ के आप पूरा कोर्स खरीद सकते हैं। हमारे यहाँ इस समय जो कंप्लीट कोर्स ऑनगोइंग है वो है आरंभ, ठीक है। आरंभ बैच, आरंभ बैच मेरे भाई एक ऐसा बैच होता है, ठीक है, आरंभ, जिसमें आपकी प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी कराई जाती है। पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस पढ़ाया जाता है इस बैच में। कैसे आप इनरोल कर सकते हैं, तो इसके लिए आप जाइए studiiq.com पर। studiiq.com पर जाने के बाद आप मोस्ट पॉपुलर कोर्सेज पे क्लिक करिए। वहाँ क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना होगा स्टेट PCS पर, देन UP PCS पर, देन आप देखेंगे आरंभ पर, ठीक है। ये यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ आप बैचेस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। 9289996923 पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, डाउनलोड करके ले सकते हैं, बाई नाउ पे जाके पे कर सकते हैं। कोड लगाएंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार। और इसके साथ साथ लक्ष्मीकांत शो भी देखिए, जो कि शाम को 8 बजे आता है। दोनों के लिए समय निकालिए, चाहे जहाँ से निकालिए, लेकिन निकालिए यदि आपको सीखना है तो। थैंक यू।